नमस्कार, मैं रविश कुमार। जनता को लाउडस्पीकर की राजनीति में उलझाने के बाद भी महंगाई आज बिना लाउडस्पीकर के जोर जोर से चीखने लगी। रिजर्व बैंक ने साफ साफ कह दिया कि महंगाई का राज अभी रहेगा, जीना और भी महंगा होने वाला है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, एक दिन बयान आ जाएगा कि महंगाई कभी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी ना तब थी ना अब है। रिजर्व बैंक ने महंगाई से लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन हमारा सिस्टम किससे लड़ रहा है उसे ठीक से देखिए। क्या आप तिलकधारी सरोज को जानते हैं? ऐसे तो तिलकधारी सरोज कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी राज्य में और किसी के भीतर भी हो सकते हैं। फिलहाल ये यूपी के ललितपुर जिले के एक थाने के थाना प्रभारी थे। तिलकधारी सरोज पर कथित रूप से एक नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। ललितपुर के एसपी निखिल पाठक ने दारोगा तिलकधारी सरोज के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है, निलंबित कर दिया है। यह मामला केवल अपराध का नहीं है, बल्कि हमारे समाज में मर्दों के मर्द बनने की प्रक्रिया का है। अपने आसपास के मर्दों को देखिए तो अलग अलग कारणों से ताकत का झंडा उठाए वे घूमते नजर आएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ताकत और अहंकार से लैस मर्दों का यह समाज भीतर से कैसे बदल रहा है, बदल चुका है। क्या पुलिस की वर्दी में तिलकधारी सरोज के भीतर मर्द होने का कोई अतिरिक्त भाव छिपा होगा? इस तस्वीर में तिलकधारी सरोज कमजोर से लगते हैं, लेकिन कमजोरी को देखने का यह सामाजिक नजरिया भी किसी के भीतर हताशा का भाव भर सकता है और वह इस ताकत को जहर में बदल सकता है। मर्द अपने को किस तरह कमजोर मानता है और समाज उसे किस तरह से कमजोर देखता है, इन दोनों का बड़ा रोल होता है किसी को लड़का से मर्द बनाने में। ऊपर से भारत जैसे विश्व गुरु टाइप देश में पुलिस के रोज के काम और उस काम में ताकत के इस्तेमाल को भी देखिए। जिस तरह से पुलिस रूटीन के तौर पर थाने में टॉर्चर करती है, फर्जी एनकाउंटर करती है, फर्जी केस में किसी को फंसा देती है, रास्ते से वसूली करती है, यह सब काम पुलिस वालों को अलग से मर्द बना रहा होता है। अगर इस नजर से देखेंगे तो वर्दी का यह अपराध समझ आएगा, तब आप तिलकधारी सरोज को केवल बलात्कार के मामले में एक आरोपी की तरह नहीं देखेंगे। अभी आपने चेन्नई के एक थाने में ऑटो चालक के मार देने की घटना सुनी होगी। कुछ साल पहले तमिलनाडु में मामूली कहा सुनी पर थानेदार दुकानदार और उसके बेटे को उठाकर ले गया और सारी रात इतना मारता रहा कि पिता की मौत हो गई। जो पुलिस सत्ता के इशारे पर फर्जी एनकाउंटर कर सकती है, वही पुलिस किसी को थाने में पीट कर मार सकती है। सत्ता के भीतर कई विभागों में इस तरह के कई प्रकार के मर्द हैं। केवल पुलिस ऐसी है जरूरी नहीं है। ये वही मर्द हैं जिनके भीतर स्त्री और कमजोर नागरिक को देखने की खास नजर होती है, जो उसे बलात्कारी से लेकर दरिंदा तक बनाता रहता है, जो गोरखपुर के एक होटल में ठहरे मनीष गुप्ता को इतना मारता है कि उनकी जान चली जाती है। पिछले साल मार्च में राजस्थान के अलवर में एक थानेदार को 26 साल की महिला के साथ बलात्कार के आरोप में निलंबित किया गया। देश के तमाम राज्यों से पुलिस की इस दरिंदगी के किस्से आपको सुनने को मिलेंगे और भी कई दूसरे संदर्भों में, आप जानते भी हैं। इस देश में पुलिस सुधार की बात करने वाले दुकान चलाने लगे और सत्ता से अपनी सेटिंग कर गए। पुलिस सुधार के नाम पर नई वर्दी और नई गाड़ी तो आ गई, वो भी सब जगह नहीं, मगर नई पुलिस नहीं बन सकी। जब तक आप विश्वगुरु टाइप के समाजों के मर्दों की टाइप को नहीं समझेंगे, तिलकधारी सरोज को नहीं समझ सकते। हम जानते हैं कि पुलिस में अच्छे लोग हैं और सारी पुलिस एक जैसी नहीं होती, लेकिन देखना चाहिए कि पुलिस में आते ही कुछ लोग ऐसे कैसे बन जाते हैं कि उनकी वजह से आम जनता पुलिस का नाम सुनते ही कांपने लगती है। हम उस समाज और सरकार की भी बात कर रहे हैं जिसकी फैक्ट्री में ऐसे मर्द तैयार होते हैं और पुलिस तैयार होती है। दिल्ली में निर्भया केस के समय जस्टिस वर्मा कमेटी ने कई सुझाव दिए। अपनी रिपोर्ट में कहा कि पुलिस थानों में भी यौन हिंसा के कई अपराध होते हैं। सभी थाने और पुलिस की गाड़ी में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाना चाहिए। यह हाल है पुलिस का, विश्वगुरु की पुलिस का। उसे कैमरे की नजर में रखना पड़ रहा है। क्या सभी पीसीआर वैन और थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए? जनता पर नजर रखने के लिए गली गली में लगा दिए गए, थानों में नहीं। 23 जनवरी 2013 को जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी।
9 साल हो गए। जस्टिस वर्मा कमेटी ने तो यहां तक लिखा कि जिस जगह पर पूछताछ होती है वहां भी सीसीटीवी कैमरा हो, ताकि पुलिस के अधिकारी कानून के दायरे में पूछताछ कर सकें, ताकि पुलिस जो यौन हिंसा की शिकायत दर्ज करने आए उन्हें डराए धमकाए नहीं। तिलकधारी सरोज से पहले चंदन, राजभर, हरिशंकर और महेंद्र चौरसिया ने उस किशोरी के साथ कथित रूप से बलात्कार किया। इन चारों का भी विश्लेषण उसी तरह होना चाहिए जिस तरह तिलकधारी सरोज का हमने किया। जानना चाहिए कि चंदन, राजभर, हरिशंकर और महेंद्र चौरसिया के बचपन से लेकर लड़कपन और मर्द बनने की यात्रा कैसी रही, ये लोग क्या क्या करते रहे, क्या क्या देखते रहे, ये सब जानना चाहिए। इनकी गिरफ्तारी की तस्वीरों से आप बहुत कुछ नहीं जान पाते हैं। ये पाली थाने का थानाध्यक्ष है, जिस पर आरोप है कि इसने रेप की शिकायत कराने आई 13 साल की लड़की को अपने कमरे में ले जाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इस संबंध में जो विवेचक हैं वो क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा विवेचना की जा रही है। साक्ष्य संकलन, पीड़िता के बयान और जो वहाँ पे एविडेंसेस मिलेंगे उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ से मिले हैं। घटना सामने आते ही थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और पूरे थाने को लापरवाही बरतने के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। लड़की की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके मुताबिक 22 अप्रैल को इलाके के 4 लोगों ने लड़की को भोपाल ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को 26 अप्रैल को थाने में ले जाकर छोड़ दिया। पुलिस वालों ने पहले पीड़ित लड़की को उसकी मौसी के पास छोड़ दिया। लड़की की मां के मुताबिक अगले दिन जब लड़की अपने बयान दर्ज कराने पहुंची तो थाना अध्यक्ष ने भी उसके साथ रेप किया। ललितपुर पुलिस का कहना है कि उन्होंने आरोपी थाना अध्यक्ष पर रेप और पॉक्सो एक्ट जैसी संगीन धाराएं लगाई हैं। थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। एक एनजीओ चाइल्ड लाइन द्वारा जो है बच्ची को लाया गया था। बच्ची ने उनको पूछताछ की थी तो बच्ची ने अपनी सारी इस तरह की बातें बताई थी कि इस तरह की घटना घटी थी। चाइल्ड लाइन के जो एनजीओ के लोग थे वही उस बच्ची को यहाँ लाए थे। उन्होंने पूरी बात जो है उनको बताई और हमारे संज्ञान बताने के बाद उस पर तत्काल कार्रवाई की गई थी। इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने के लिए खुद ललितपुर पहुंच गए। उसकी मां न्याय चाहती है, मां सुरक्षा चाहती है और सुरक्षा हो, उसकी न्याय मिले, यही है। और जिस जगह वो न्याय मांगने गई वहीं ये घटना हो गई हो और अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये करने लगेगी, और पुलिस की पहली घटना नहीं है, चंदौली आपके सामने है, गोरखपुर में एक व्यापारी के साथ घटना हुई वो आपके सामने है, हाथरस की घटना आपके सामने है। आखिरकार पुलिस को क्या हो गया? और ये सब बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। अब देखना है कि इस मामले में पुलिस कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई करती है। लखनऊ में सहयोगी आलोक पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। यूपी पुलिस गंभीर हो गई है इस मामले में। इसकी जांच डीआईजी को सौंपी गई है और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। गनीमत है कि चाइल्ड लाइन में बच्ची की काउंसलिंग हुई, वरना वो इस बात को कभी कह नहीं पाती। 15 मार्च 2022 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मिली सूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से लेकर 8 मार्च 2022 तक पुलिस की हिरासत में बलात्कार की एक भी घटना दर्ज नहीं हुई है। यह खबर दिसंबर 2020 की है। नवभारत टाइम्स की इस खबर के अनुसार यूपी के शाहजहांपुर में गैंग रेप की शिकायत दर्ज कराने थाने गई एक महिला से दारोगा ने कथित रूप से रेप किया। मामले की जांच हो रही है। दूसरी खबर 26 अप्रैल 2022 की है। यूपी के जालौन में दारोगा ने बरेली की एक महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार किया। 18 अक्टूबर 2021 की यह खबर है कि मेरठ के हस्तिनापुर में एक दारोगा पर कथित रूप से बलात्कार के आरोप लगे। इन मामलों में ताजा जानकारी हमारे पास नहीं है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस के सिलसिले में टिप्पणी की कि पुलिस को रक्षक होना चाहिए, लेकिन वह भक्षक बनती जा रही है। पुलिस के कारण सामान्य से सामान्य लोगों का भरोसा कम होता जाता है। इसका नुकसान पुलिस के भीतर अच्छे लोगों को भी उठाना पड़ता है, क्योंकि वे भी उसी चश्मे से देखे जाते हैं।
2018 में सीएसडीएस ने पुलिस को लेकर कई राज्यों में एक सर्वे किया और 220 पन्नों की एक लंबी रिपोर्ट छापी। 16% लोगों ने कहा कि पुलिस फर्जी मामलों में फंसा देती है। 27% लोगों ने कहा कि शायद फर्जी मामलों में फंसाती है। 55% ने कहा कि पुलिस भ्रष्ट है और ठीक से काम नहीं करती। इस सर्वे में देखा गया कि जो जितना गरीब है पुलिस के प्रति उतना ही ज्यादा नकारात्मक नजरिया रखता है। आप सड़क पर रेहड़ी पटरी और दुकानदारों से पूछिए कि वे पुलिस को कितना हफ्ता देते हैं। बिजनेसमैन से भी पूछिए। हफ्ते का चलन इतना नॉर्मल हो चुका है कि अब कोई बोलता नहीं, हिम्मत नहीं। फिर आप विदेशों में रहने वाले एनआरआई अंकिलों को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कीजिए। अभी उनसे पूछिए कि जिन देशों में वे रहते हैं वहां कभी ऐसा देखा है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए। वहां जुटे एनआरआई भारतीयों के चेहरे की मुस्कान का संबंध उन देशों की वास्तविकता से है या भारत में कुछ ऐसा कमाल हो गया है जिससे वे आंखें फाड़कर देख रहे हैं और गदगद हैं। अगर भारत में स्वर्ण युग का पदार्पण हो गया है तब ये सारे लोग बेडिंग बांधकर लौट क्यों नहीं आते? 2 दिन किसी निगम और थाने के अधिकारियों से पाला पड़ जाए तो दांत चियार देंगे, मुंह से बकार निकलना बंद हो जाएगा। क्या उन देशों की पुलिस इस तरह की हफ्ता वसूली वाली होती, फर्जी केस में बंद करने वाली होती तो वे इतनी तरक्की कर पाते? क्या उनके विदेशों में बसने और अभी तक बसे होने का यह बड़ा कारण नहीं है कि उन देशों में ऐसा नहीं होता है? और अगर होता है तो पूरा समाज उस पुलिस व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतर आता है जैसे अमेरिका में हुआ। तो क्या इन एनआरआई अंकिलों को मुस्कुराने के बजाय दबाव नहीं डालना चाहिए कि भारत में भी ऐसा ही सिस्टम बने, ऐसी ही पुलिस बने? दिल्ली में निगम चुनाव होने हैं। अतिक्रमण हटाने की आड़ में एक खास किस्म की राजनीति की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है ताकि गोदी मीडिया को और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को डिबेट का सामान मिल जाए और गरीब का सामान उजड़ जाए। अशरफ, देखिए अशरफ के हाथ कांप रहे हैं इस वक्त। आप देखिए अशरफ के हाथ कांप रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ ने बताया कि कागज दिखाते ही अशरफ के हाथ कांपने लगे। अशरफ ने कहा कि जब वह पैदा भी नहीं हुआ उसके पहले से उसके पिता यहां दुकान लगा रहे। इन लोगों को सामान हटाने तक का वक्त नहीं दिया गया, इनका कहना है। हम अपने भीतर इतनी क्रूरता भर चुके हैं, इतनी क्रूरता भर चुके हैं कि इस तरह की क्रूरताओं को कानून का लागू होना समझने लगे हैं। मौसम्बी वाले पर किसी का दिल नहीं पसीजेगा। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कीजिए, एनआरआई अंकिलों से पूछिए कि उन्होंने क्या कभी इस तरह से किसी अमीर या मिडिल क्लास को निगम के सामने असहाय गिड़गिड़ाते देखा है? क्या इस दिल्ली में अतिक्रमण केवल गरीबों ने किया, रेहड़ी पटरी वालों ने किया है? केवल कार वालों ने दिल्ली के चप्पे चप्पे पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, अतिक्रमण किया। उस पर कभी बुलडोजर चला? जो जगह पार्किंग की नहीं है वहां पार्किंग बना दी गई, छज्जे जोड़ दिए गए, लेकिन कांप रहा है यह गरीब। दिल्ली में अतिक्रमण हटाया जा रहा है या गरीब हटाए जा रहे हैं? कानून का मसला इतना आसान नहीं होता। इन दिनों अगर आप विपक्ष में हैं, सरकार से सवाल करने वाले पत्रकार हैं और गरीब हैं तो आपके खिलाफ कानून बहुत अच्छा काम करता दिखेगा। क्या दक्षिण दिल्ली के जसोला में अतिक्रमण हटाने का जो अभियान चला है उसकी आड़ में किसी और जगह अतिक्रमण की तैयारी हो रही है? 22 साल का अशरफ और उसका भाई अपनी जूस की दुकान पर बुलडोजर चलने के बाद बचे हुए फलों को बटोर रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में अशरफ का परिवार पिछले 28 सालों से छोटी सी दुकान पर जूस बेच रहा था। अशरफ ने एमसीडी के अफसरों से मिन्नती की लेकिन पुकार अनसुनी रही। एमसीडी के बुलडोजर ने 2 मिनट में अशरफ की रोजी रोटी को ढहाकर मिट्टी में मिला दिया। अशरफ डर से कांपता रहा और बुलडोजर चलता रहा। आप देखिए अशरफ के हाथ कांप रहे हैं। अशरफ, घबरा रहे हो? जी सर, घबराएंगे तो है ही सर, इतना नुकसान हो रहा है सर, इतना सर नुकसान हुआ तो घबराएंगे तो है ही सर। मशीन वगैरह जो थी आपकी सब उठ गए सर, वो उधर गाड़ी में है सर। वो मशीन भी देखिए वो वहाँ पर है। और अशरफ, ये बताइए जब आपके पास ये पर्ची है तो ये कैसे हटा रहे हैं? ये देखिए इसमें लिखा पंजीकरण के लिए पावती रसीद। सर ये हमें दी गई थी, बोला था जब तक मतलब दूसरी जगह नहीं देंगे, ये खुद ही देंगे, मतलब तब तक यहीं पे लगाओ आप।
यहाँ लगभग 7 से 8 रेडी वालों पर एमसीडी का बुलडोजर चला। दुकानदारों का कहना है कि एमसीडी वाले हर महीने घूस लेते हैं और अब लोकप्रियता के लिए बुलडोजर चला रहे हैं। हर महीने एमसीडी वाले पैसे लेके जाते हैं, बीट वाले पैसे लेके जाते हैं, एनक्रोचमेंट ये लोग खुद करवाते हैं, ठीक है। और रही बात बीजेपी की, जो अभी ये चेयरमैन साहब यहाँ बोल रहे हैं कि बीजेपी का नारा है कि हर किसी को रोजगार देना है, तो मैं आप सबको बता दूं बीजेपी का एक ही नारा है, अब की बार मोदी सरकार और हर गरीब आदमी बेरोजगार। कब से लगा रहे थे आप यहाँ पर? अरे हमारी तो बहुत सालें हो गई, कम से कम 20-25 भी हो गई होंगी। 20-25 साल से यहाँ पर हैं आप, फिर कभी हटाए नहीं गए? नहीं हटाए नहीं गए, ऐसे आए तो हम भर ले गए, फिर हम अपना छुटा लाए, फिर मौके पर एमसीडी के सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल सिंह भी मौजूद थे, जिनसे हमने पूछा कि ये बुलडोजर गरीबों पर ही क्यों चलते हैं, तो उनका जवाब सुनिए। दिल्ली शहर में या दक्षिणी दिल्ली में भी बहुत सारे अमीरों की बस्तियां हैं जहां पर पार्किंग के नाम पर शेड निकाल लिए जाते हैं, बड़े रसूखदार लोग रहते हैं, वहां पर आपके बुलडोजर क्यों नहीं चलते हैं? अब आपने ये वहां पर दबाव आ जाता है? हमने दिखे तो दिखा रहे हैं हम, आप यहाँ पर हैं, बहुत अच्छी बात है आप यहाँ पर हैं, लेकिन वहां कब जाएंगे आपके बुलडोजर? सैनिक फार्म हो गए या अमीरों की बस्तियां हैं। आपको जो रोड मैप लाजपत नगर चले जाइए, बहुत जगह है। आपको जो रोड मैप दिया है वो ईस्ट ऑफ कैलाश का भी दिया है। हाँ। आपको जो रोड मैप दिया उसमें जसोला भी दिया है, उसका न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी भी दिया है। ऐसा नहीं है कि पिक एंड चूज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं हम लोग लोगों को सेवा और सुविधा दोनों देना चाहते हैं। तो ये जिनकी रेडियां हटाई गई उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए ऑलरेडी टाइम वेंडिंग कमेटी में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ तो इंसाफ करना ही करना है। एमसीडी ने अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें मुस्लिम बाहुल शाहीन बाग इलाके में 9 मई को बुलडोजर चलाने की बात है। इससे पहले एमसीडी के बुलडोजर सांप्रदायिक हिंसा के बाद जहांगीरपुरी इलाके में चले थे, जिनको कोर्ट के आदेश के बाद रोकना पड़ा था और एमसीडी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पड़ी थी। ये तस्वीरें बताती हैं कि गरीब आसान है उनके रेडी पटरियां हटा देना, उन्हें धक्का दे करके निकाल देना, और ये वही लोग हैं जो पैदल लॉकडाउन में अपने गांव गए, कोरोना में सड़कों पर एक एक वक्त की रोटी के लिए तरसते रहे, और अब जो इनका रोजगार था उस पर ही बुलडोजर चल रहा है। क्योंकि अब दक्षिणी दिल्ली को भी तालियां चाहिए, तो तालियां योगी के बुलडोजर को मिली, शिवराज के बुलडोजर को मिली, तो अब ये बुलडोजर राजनीति कितनों की रोजी रोटी तोड़ेगी, कितनों को सड़कों पर लाएगी, अभी आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी सुशील राठी के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अतिक्रमण की राजनीति के सुर बता रहे हैं कि अपने अपने तरीके से इसमें हिंदू मुसलमान चुना जा रहा है। अगर लोगों ने इसी भाषा में राजनीति को समझना है या राजनीति के लिए यही सब जरूरी है, तो इससे बुरा क्या हो सकता है। इसकी आड़ में केवल नुकसान गरीब का हो रहा है। मंदिर और मस्जिद के लिए बोलने वाले बहुत आ जाते हैं, गरीब को रास्ते पर छोड़ दिया जाता है। हमने तो ऐसा सर्वे कभी नहीं सुना जैसा सर्वे आम आदमी पार्टी ने किया है। उनका सवाल था कि किस पार्टी को गुंडा पार्टी मानते हैं। सर्वे का रिजल्ट ट्वीट पर आउट हो चुका है। अजीब ही सर्वे है। मनमोहन ने बजा दी आधी रात, गली में बैठी सब गईया। मंदिर को तोड़ेंगे, यूथ क्या चुप बैठेगा? मंदिर को तोड़ने नहीं देंगे। हमारे पास पूरी अपनी, जैसे उनके पास फोर्स है तो हमारे पास भी फोर्स बहुत है। बजरंग दल है हमारे पास में, मातृशक्ति है हमारे पास में उनसे लड़ने के लिए। हिंदू वाहिनी है हमारे पास में, और अगर उनके पास फोर्स है तो क्या हमारे पास फोर्स नहीं है? अब दिल्ली के मंदिरों पर बुलडोजर का खतरा मंडराया तो ये जवाब निकल कर आ रहा है। लड़ मरेंगे जी। नई दिल्ली के सरोजनी नगर के पिलंजी गांव में बने प्राचीन शिव शक्ति हनुमान मंदिर को केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का नोटिस आ गया है कि धार्मिक ढांचे के नाम पर जो गैर कानूनी निर्माण किया है उसको 7 दिन के भीतर खाली करो, वरना जबरन खाली करवाएंगे और पुलिस की मदद से तुड़वाएंगे। इलाके के लोगों का कहना है कि ये 80 से 100 साल पुराना मंदिर है, जिसके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। आप ये कह रहे कम से कम मंदिर को 80 से 100 साल तो मंदिर को भी हो गए हैं। देखो जी, बिल्कुल हो गए हैं। और ये नोटिस आ गया है कि अब ये अवैध बता रहे हैं, खाली कर दीजिए इसको। ये गलत बात है। वो तो किस किस को गलत बताएंगे, वो तो हमको भी गलत बताएंगे। हमको कहेंगे कि ये हिंदुस्तान के है ही नहीं। वो कह रहे हैं अवैध कंस्ट्रक्शन है। आप हाँ जी, अवैध कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं इसको। कोई अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं है। 100 साल तक पुराना है,
अच्छा, ये बीना नगर मेरा आगे बना, सारी D1 मेरा आगे बनी है, चौनकपुरी मेरा आगे बनी है। मुझे यहाँ आते हुए 25 से 30 साल हो चुके हैं। अच्छा। जो मेरे सामने देखता आ रहा हूँ। मेरे बच्चे यहाँ आते हैं, मंदिर को तोड़ेंगे, यूथ क्या चुप बैठेगा। खास बात यह है कि इस मंदिर को विश्व हिंदू परिषद संचालित करता है। मैं विश्व हिंदू परिषद से लाजपत जिला अध्यक्ष था। अच्छा। और प्रेजेंट में मैं लाजपत जिला संरक्षक हूँ। और अच्छा। मंदिर प्रधान हूँ मैं। अच्छा, इस मंदिर के प्रधान हैं मैं आप? इस मंदिर का प्रधान हूँ। नरेंद्र कुलियाना मेरा नाम है। अच्छा। मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मतलब लोग मतलब इस पे मतलब लोगों को आश्चर्य लगेगा कि बीजेपी की सरकार है, विश्व हिंदू परिषद मंदिर चला रही है और मंदिर को नोटिस आ गया तोड़ने का। नहीं, नोटिस तो बेशक वो लगा दें। हाँ। नोटिस का हमें इतना डर नहीं है। हम मंदिर को तोड़ने नहीं देंगे। हमारे पास पूरी अपनी जैसे उनके पास फोर्स है तो हमारे पास भी फोर्स बहुत है। बजरंग दल है हमारे पास में, मातृशक्ति है हमारे पास में उनसे लड़ने के लिए। हिंदू वाहिनी है हमारे पास में। और अगर उनके पास फोर्स है तो क्या हमारे पास फोर्स नहीं है? केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से अकेले इस मंदिर को नहीं बल्कि सरोजनी नगर से लगे हुए इलाकों में 3 और मंदिरों को ठीक ऐसा ही नोटिस आया है। अब जब यहाँ पे ये NBCC को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन का काम दिया, सरोजनी नगर मार्केट के व्यापारी इन मंदिरों को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। अब जो 40 साल या 90 साल पुराना मंदिर है उसको आप कैसे अनऑथराइज कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम लोगों की, मार्केट के सारे दुकानदारों की, आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी सबकी आस्था इन मंदिरों से जुड़ी हुई है और हम लोग इन मंदिरों को तोड़ने नहीं देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों केंद्र सरकार मंदिरों पर बुलडोजर चलाना चाह रही है और नोटिस भेज रही है। तो जवाब ये है कि सरोजनी नगर हो या इसके आसपास के इलाके हों, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलोनी, सरकारी कॉलोनी हुआ करती थी जिसमें सरकारी कर्मचारी, अधिकारी रहा करते थे। सालों पहले ये कॉलोनी जो है यहाँ पर बनाई गई थी। तो जब कॉलोनी बनाई गई, यहाँ पर बसावट हुई तो साथ साथ यहाँ पर मंदिर भी बन गए। लेकिन समय के साथ साथ जब सरकार को महसूस हुआ कि और घरों की ज़रूरत सरकार को है अपने कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, तो उसने एक नई योजना बनाई जिसके तहत इन इलाकों का पुनर्विकास करने की बात आई। यानी कि जो पहले यहाँ पर फ्लैट बने हुए हैं इनको तोड़कर यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया गया। तो अब यहाँ पर जो पुराने फ्लैट हैं वो तो सारे तोड़ दिए गए हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है। तो इसीलिए फ्लैट तो यहाँ पे खत्म हो गए हैं। अब जो बसावट के साथ साथ, रिहाइश के साथ साथ यहाँ पर जो मंदिर बने थे वो अभी तक यहाँ पर बचे हुए हैं और उन्हीं को हटाने के लिए ये सारी प्रक्रिया चल रही है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि उनकी ये जो बुलडोजर चलाने की धमकियां हैं, जो उनकी गुंडागर्दी है और जो उनकी उगाही करने की कोशिश है, इसको दिल्ली के लोग सहने वाले नहीं हैं। जबकि बीजेपी इस मामले को लेकर बैकफुट पर है। अगर आपको लगता है किसी मंदिरों को किसी न्यायालय की गतिविधि के चलते कोई नोटिस दिया गया है, तो आप तो सरकार हैं, दिल्ली सरकार है, आपके पास दिल्ली में रिलीजियस कमेटी है, आप रिलीजियस कमेटी में टेकअप कीजिए, सुमोटो टेकअप कीजिए। किसी की शिकायत करने का, किसी का बात लाने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आतिश जी, आप स्वयं, श्रीनिवासपुरी की तो आप विधायक भी हैं, आप स्वयं रिलीजियस कमेटी में रखिए और मंदिर नहीं तोड़े जाएंगे इसका फैसला करा दीजिए, बात खत्म। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले और उसके बाद बुलडोजर लाउडस्पीकर विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर इतने हमले साध रही है कि आज उसने खुद एक सर्वे कराकर बीजेपी को गुंडा पार्टी घोषित कर दिया। 91% लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी और दंगे कराती है। 8% लोगों ने कहा कांग्रेस और अदर्स 1% लोग। इनको ना सरकार चलानी आती, ना इनको कोई काम करना आता, ना स्कूल की बात करनी आती, ना अस्पताल की बात करनी आती, ना रोजगार की बात करनी आती, ना महंगाई पे कुछ करना आता, केवल गुंडाई आती है। जहां भी इनको सत्ता मिलती है केवल और केवल गुंडाई दिखाते हैं, गुंडाई करते हैं सड़क पर उतर के। आपको शायद याद दिलाना पड़ेगा कि दिल्ली में दंगों का जो मुख्य आरोपी था वो आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन था। आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्ला खां
आपके ही मुख्यमंत्री के घर उनको बुलाकर पिटवाने का काम करते हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है कि कौन गुंडागर्दी करता है, कौन दंगे करवाता है। खैर, गुंडा 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 ज्यादा हो गया तो अब वापस मूल मुद्दे पर लौटते हैं। सरोजनी नगर इलाके में कुल 4 मंदिरों को केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का नोटिस मिला है। एक मंदिर को दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है, जबकि बाकी पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। अवैध निर्माण हो या फिर अतिक्रमण, ये किसी एक वर्ग विशेष की समस्या नहीं है, चाहे धार्मिक दृष्टि से, चाहे आर्थिक दृष्टि से या फिर सामाजिक दृष्टि से। इसलिए अगली बार जब भी आप बुलडोजर से जुड़ी हुई खबर देखें तो कृपया ये सब चश्मे हटाकर देखें। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली चुनावों में दोनों दल आमने सामने हैं। लाउडस्पीकर और बुलडोजर के नाम पर एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इस झगड़े में गरीब की दुकान लुट रही है। क्या निगम के चुनाव गरीबों के घर और ठेले की कीमत पर लड़े जाएंगे? हमने प्राइम टाइम में बुलडोजर को लेकर एक वीडियो गेम दिखाया था, इस उम्मीद में कि लोग इसके पीछे की सोच राजनीति को समझ जाएंगे। उम्मीद तो अब भी है कि आप कभी तो समझेंगे, 20 साल बाद ही सही। आइए एक नया गेम खेले, बुलडोजर बुलडोजर। इस गेम में अमीरों के घर हैं, गरीबों के घर हैं और बुलडोजर बाबा है। यह सही है कि आप महंगाई और बेरोजगारी का सामना बहादुरी से कर रहे हैं, और यह भी सही है कि आपकी इस खूबी की तारीफ केवल मैं कर रहा हूं। लेकिन आप खुद भी अपनी तारीफ में इतना तो हिसाब कीजिए कि महंगाई के कारण कितनी तेजी से पैसा उड़ता जा रहा है, कितनी तेजी से आप गरीब होते जा रहे हैं। मिडिल क्लास दबाव में है, लेकिन उसे हिंदू मुस्लिम टॉपिक के तनाव में उलझाया जा रहा है। अब तो आज रिजर्व बैंक ने भी साफ साफ कह दिया, महंगाई का राज जल्दी जाने वाला नहीं है। कितने दिन लाउडस्पीकर के नाम पर महंगाई के मसले से बचते रहिएगा। जैसे ही घोषणा हुई कि रिजर्व बैंक के गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, झूमता हुआ बाजार ढिमलाने लगा। सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा गिरा और 56,000 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी में 2.29% की गिरावट दर्ज की गई। 2018 में रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में आपात कटौती कर दी, उसी तरह आज आपात वृद्धि कर दी गई। इससे ईएमआई आपकी महंगी होगी, चीजों के दाम बढ़ेंगे और जीवन स्तर महंगा होगा। लेकिन बिल्कुल ना घबराएं, महंगाई से जब भी तकलीफ हो, रिटायर्ड अंकिलों और हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में महंगाई के किसी भी सपोर्टर को तुरंत फोन लगाएं, आपको राहत मिलेगी। अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दर बढ़ाने वाला है, इसलिए विदेशी निवेशक अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन भारत के घरेलू निवेशक कहां भागे? बैंकों में बचत दर कम होने के कारण वे भागकर शेयर बाजार की तरफ पहुंचे, लाभ भी मिला, तो वहां से अनुभवी लोग कहीं और भागते हुए नजर आ रहे हैं। 2020 से लेकर अभी तक कई करोड़ नए डीमैट खाते खुल गए। शेयर बाजार में इस समय बड़ी संख्या में नए घरेलू निवेशक हैं। सोच समझकर पैसा लगाइए, बाजार से घबराने की जरूरत नहीं। उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन जानकारी सही होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आरबीआई गवर्नर ने जो आज ऐलान किया उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि सप्लाई साइड बॉटलनेक है, एक तरफ कह रहे हैं दुनिया में बाजार में दाम बढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ भी दाम बढ़ेंगे। तो फिर इसका मतलब वो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है।
क्योंकि जो दुनिया में दाम बढ़ रहे हैं तो आरबीआई उससे कंट्रोल नहीं कर सकता है, सप्लाई साइड बॉटलनेक है तो उसको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे यहाँ गेहूं की फसल कम हो गई, हमारे यहाँ गेहूं के दाम बढ़ गए क्योंकि दुनिया में गेहूं के दाम बढ़ गए, इंटरनेशनल मार्केट में मेटल्स के दाम बढ़ गए तो यहाँ पे भी बढ़ जाएंगे। तो यानी कि जो आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि वो सोच रहे हैं कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो उससे फिर जो है कुछ फर्क पड़ेगा, पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से तो जैसे आपके अभी क्लिप में बताया कि जो लोगों की ईएमआई बढ़ जाएगी और उनकी आमदनी वैसे ही कम हो गई है क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों की जो मतलब परेशानी बढ़ी हुई है कि उनकी आमदनी कट गई, तो एक तरफ जो इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ उनके पास पैसा कम है, तो उससे हमारी डिमांड कम हो जाएगी और जब डिमांड कम होगी तो ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। तो यानी कि ये जो बढ़ाया गया है उससे तो और भी परेशानी बढ़ जाएगी क्योंकि जब ईएमआई वगैरह जहाँ पे होता है वहाँ पे डिमांड कम होगी और बिजनेस से उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इस समय मेरे ख्याल से अभी बढ़ाना नहीं चाहिए था, उनको कुछ और करना चाहिए था। जैसे कि उन्होंने लिक्विडिटी विड्रॉल के लिए सीआरआर बढ़ा दिया, वो लिक्विडिटी विड्रॉल के लिए कोई और ऐसी चीज करते। दूसरी बात यह कि जो पॉलिसी है वो फिस्कल पॉलिसी ज्यादा इसमें काम आएगी। यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि आप इनडायरेक्ट टैक्स कम कर दीजिए। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हैं उन पे आप अभी इस समय 27-28 रुपए ले रहे हैं, उसको आप घटा के 10 रुपए कर देंगे तो 17 रुपए वो कम हो जाएगा। उससे फिर इन्फ्लेशन कम होगा तो लोगों की परेशानी कम होगी। बाकी और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको घटाया जाए, लेकिन अभी सरकार सोच रही है कि जीएसटी काउंसिल में रेट बढ़ा दे। अगर रेट और बढ़ा दिए तो इन्फ्लेशन और तेज हो जाएगा और परेशानी होगी। और इस समय क्योंकि जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका प्रॉफिट 24% बढ़ रहा है, आरबीआई कह रहा है, तो अगर 24% वहां बढ़ रहा है तो वहां से आप टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं और उससे इनडायरेक्ट टैक्स कम कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो गरीब आदमी है उसके हाथ में पैसा देना बहुत जरूरी है। तो ये सारे फिस्कल पॉलिसी मेजर्स हैं, तो हमें फिस्कल पॉलिसी मेजर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस समय। और मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही लिमिटेड इस समय अचीव कर पाएगी क्योंकि सप्लाई साइड बॉटलनेक है वो उसके हाथ में नहीं है। आगे आने वाले परेशानी और बढ़ेगी क्योंकि इस समय दुनिया में 2 ब्लॉक बन गए हैं। एक तरफ जो रूस और चीन का ब्लॉक बन रहा है, एक तरफ जो बाकी जो एडवांस कंट्रीज का ब्लॉक बन रहा है। उसके बीच में जो तनाव है उससे सप्लाई साइड बॉटलनेक और बढ़ेंगे क्योंकि जो ट्रेड है वो जो डिस्टर्ब होगा, उसी तरह इनकम है वो डिस्टर्ब होगी। तो अभी सरकार को इस समय कोशिश करके आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए, जैसे मैंने कहा, डायरेक्ट टैक्स पे डिपेंड करना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर देना चाहिए। एक तो ये है, दूसरा रोजगार जब पहुंचाना चाहिए सबके हाथ में जिससे कि उससे आमदनी बढ़े। तो ये कदम ज्यादा जरूरी है बनिस्पत इसके कि सरकार अपनी जैसे सप्लाई साइड नीति है कि हम कॉर्पोरेट टैक्स को काट दिया या इनकम टैक्स को काट दिया, या जैसे आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है, इन सब चीजों से अभी फायदा नहीं होने वाला है। तो जो जनता के हित में नीतियां हैं उनकी तरफ अगर सरकार जो चलेगी तो जनता को भी फायदा मिलेगा। अभी तो जो पॉलिसीज चलाई जा रही है वो तो जनता के फायदे की बिल्कुल नहीं है। संकट तो है लेकिन कोई बात नहीं, इस संकट को दूर करने के लिए देश में मुद्दों की कभी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। किसने सोचा था कि यह देश 1 महीना बुलडोजर और लाउडस्पीकर पर डिबेट करेगा। गोदी मीडिया आपकी काफी चिंता करता है, आपके बौद्धिक स्तर को अच्छे से समझता है, इसलिए आप महंगाई और बेरोजगारी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। कोई ना कोई नया टॉपिक आ रहा होगा। फिलहाल ब्रेक ले लीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद गिरफ्तार की गई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 12 दिन बाद मुंबई की सेशंस कोर्ट से 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई है। राणा दंपति पर मुंबई पुलिस ने भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने और राजद्रोह जैसा संगीन आरोप भी लगाया है। सेशंस कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ये जमानत दी। शर्तों के तहत राणा दंपति की जिस मामले में गिरफ्तारी हुई उस पर वो मीडिया के साथ बात नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्हें केस की जांच में सहयोग देना होगा। जैसे ही राणा दंपति को कोर्ट से जमानत मिली, बीएमसी के अधिकारी उनके फ्लैट के बाहर पहुंच गए, ये पता करने के लिए कि उन्होंने कोई अवैध निर्माण तो नहीं किया है। लेकिन फ्लैट बंद होने की वजह से ये अधिकारी वापस लौट गए। माना जा रहा है कि बीएमसी की ये कार्रवाई राणा दंपति पर दबाव बनाने की कोशिश है। राजस्थान के जोधपुर के जालौरी गेट इलाके में ईद के मौके पर हुए तनाव के बाद से कर्फ्यू जारी है और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं।
ईद से पहली रात और ईद की नमाज के फौरन बाद 5 जगहों पर हुई सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में पुलिस ने 13 एफआईआर दर्ज की है। इस सिलसिले में 133 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इलाके और आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद ये कार्रवाई की। सीसीटीवी कैमरों में दिख रहा है कि एक भीड़ आती है जिसमें आगे डंडे लिए छोटे लड़के हैं, उनके पीछे से बड़े लोग भी आते हैं, घर के बाहर खड़े स्कूटर को तोड़ते हैं और फिर एक धार्मिक स्थल पर भी तोड़फोड़ की कोशिश करते हैं। इस दौरान वहां खड़े पुलिसकर्मी कुछ कर नहीं पाते। हिंसक झड़पों के बाद से ही इलाके में तनाव बना हुआ है। बीजेपी ने ईद के मौके पर इन सांप्रदायिक झड़पों को राजस्थान की गहलोत सरकार की नाकामी बताया है। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुई पीस कमेटी की बैठक में भी बीजेपी के नेता शामिल नहीं हुए। राजस्थान में 1 महीने के अंदर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने से जुड़ी ये तीसरी घटना है। यूरोप के 3 देशों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे के तीसरे और आखिरी दिन भारत और नॉर्डिक देशों के दूसरे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सभी देशों के बीच आपसी सहयोग, कोरोना संकट के बाद आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन और हरित विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इन देशों को भारत में निवेश, खासतौर पर सागरमाला प्रोजेक्ट में निवेश का न्योता दिया। बैठक में नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों ने यूक्रेन पर रूस के हमले की कड़ी निंदा की। यूक्रेन पर हमले में निर्दोष नागरिकों की मौतों पर भी चिंता जताई गई। भारत ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करते हुए तुरंत युद्ध खत्म करने और विवाद का शांतिपूर्ण हल तलाशने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के आखिरी चरण में फ्रांस में हैं, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में भी यूक्रेन पर रूस के हमले का मुद्दा छाया रहेगा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों उन 2 बड़े विश्व नेताओं में से हैं जो रूस और यूक्रेन दोनों के संपर्क में हैं। मैक्रों के फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद उनसे मुलाकात करने वाले मोदी पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम को बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने कांग्रेस की लीगल सेल के वकीलों का विरोध झेलना पड़ा। इन वकीलों ने चिदंबरम के खिलाफ नारे लगाए, काले गाउन दिखाए और उन्हें बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का हमदर्द बताया। दरअसल पी चिदंबरम कलकत्ता हाईकोर्ट में मेट्रो डेयरी कंपनी की पैरवी के लिए आए हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने याचिका दी हुई है। ममता सरकार ने मेट्रो डेयरी के शेयर एक निजी कंपनी को बेच दिए हैं, जिसे अधीर रंजन चौधरी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसी आधार पर कांग्रेस लीगल सेल के वकीलों का कहना है कि चिदंबरम को इस कंपनी के लिए पैरवी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस नेता होते हुए ये उचित नहीं है। वकीलों ने चिदंबरम को पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का भी जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जज्बातों से खेल रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने क्रिकेटर रिद्धिमान साहा को धमकाने के आरोप में वरिष्ठ पत्रकार बोरिया मजूमदार पर सख्त फैसला लिया है। इसके तहत बोरिया मजूमदार को 2 साल तक भारत में किसी भी घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को कवर करने के लिए प्रेस के सदस्य के तौर पर मान्यता नहीं दी जाएगी। 2 साल तक वो भारत में रजिस्टर्ड किसी भी खिलाड़ी का इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे। उन पर 2 साल तक बीसीसीआई या उसकी सदस्य एसोसिएशनों की किसी सुविधा को लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बोरिया मजूमदार पर आरोप है कि उन्होंने इंटरव्यू न देने पर भारतीय टीम के विकेटकीपर रहे रिद्धिमान साहा को धमकाया था। रिद्धिमान साहा ने नाम न बताते हुए एक पत्रकार पर खुद को धमकाने का आरोप ट्विटर पर सार्वजनिक किया था। इसमें कहा गया था कि पत्रकार ने इंटरव्यू न देने पर उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। इस मसले के सामने आने के बाद बीसीसीआई की 3 सदस्यों की एक कमेटी ने जांच में आरोपों को सही पाया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC का IPO पहले ही दिन 67% बिक गया। रिटेल कैटेगरी यानी खुदरा वर्ग में यह आधे से ज्यादा यानी 60% बिका, जबकि पॉलिसी होल्डर्स का शेयर करीब 2 गुना बिक गया। LIC के IPO में 9 मई तक निवेश किया जा सकता है। IPO से पहले ही LIC ने एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए 5,627 करोड़ रुपए की उगाही कर ली है। LIC के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में 17 मई को लिस्ट होंगे। केंद्र सरकार की योजना है कि वो LIC के 3.5% शेयरों की बिक्री से करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटा लेगी।
LIC के IPO का प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। LIC के शेयर धारकों को प्रति शेयर 60 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, जबकि आम निवेशकों और LIC के कर्मचारियों को प्रति शेयर 45 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी निवेशक न्यूनतम 15 शेयर्स का एक लॉट एक बार में खरीद सकता है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।